एक क्वेश्चन देखते हैं जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉपर कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। सेल्स है जी 12,80,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 4 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8,80,000 का। वेजेस एंड सैलरीज पे की है। अदर एक्सपेंसेस है जिसमें डेप्रिसिएशन 25,000 की मौजूद है, वो 3,50,000 की। इंटरेस्ट चार्जेस है जी 50,000 के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इंटरेस्ट चार्जेस के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1,90,000 का प्रॉफिट है जी, उसमें से 40,000 का टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000। तो हमें उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है 1.5 लाख रुपए का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कैश इनफ्लो नहीं है, इसमें कुछ नॉन कैश आइटम्स है। मजे की बात यह है कि उसने सिर्फ और सिर्फ हमें दो चीजें बताई हैं जो नॉन कैश आइटम्स है। एक नॉन कैश आइटम है और एक आइटम ऐसी है विच इज प्रेजेंटेड सेपरेटली, तो वो बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं जी। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास ओपनिंग आइटम्स है और ये हमारे पास क्लोजिंग वैल्यूज हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल्स, अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस और टैक्स पेएबल, सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एक दूसरे के साथ मर्ज करके उसने लिख दी हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट लायबिलिटी होता है, इन्वेंट्री करंट एसेट होता है, ट्रेड पेबल करंट एसेट होता है। अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसके अगेंस्ट जो हमारे अकाउंट होंगे अक्रूड के, वो हमारे पेएबल के अकाउंट्स होंगे, यानी कि ये हमारी करंट लायबिलिटी है। अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस भी हमारा एक्सपेंस है, और टैक्स पेएबल ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो ये दोनों हमारी करंट लायबिलिटीज है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर होपर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ये जो भी हम मेथड पढ़ के आए हैं इसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं। अच्छा जी, इनडायरेक्ट मेथड की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने का तरीका यह है कि हम शुरू कहां से करते होते हैं। हम शुरू करते हैं जनाब अल्लाह के नाम से, और फिर हम ढूंढते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके अंदर से हमारे पास आता है क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वाली फिगर यहां से हम शुरू करते होते हैं। तो हम कहते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा लिखेंगे आप, मैंने तो बस शॉर्ट करके लिख दिया है। इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास कितना आ रहा है जी, 1,90,000 रुपए का। अब आप इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे नॉन कैश आइटम्स की। जो नॉन कैश आइटम्स हैं, एक तो उन्होंने बताई है 25,000 रुपए की आपकी डेप्रिसिएशन, ठीक है जनाब, 25,000 की डेप्रिसिएशन हमें नॉन कैश आइटम के तौर पे उन्होंने बताई है। अब ये डेप्रिसिएशन जो है, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और हमारे प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ था, इसको हम प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे 25,000 को। इसके अलावा कोई भी नॉन कैश इनकम या एक्सपेंस यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम चलते हैं और हम देखते होते हैं ऐसी आइटम्स जो कि सेपरेटली क्लासिफाई की जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये हम सेपरेटली क्लासिफाई करते हैं, नीचे जाके एंड पे लिखते होते हैं। तो ये भी हम यहां से माइनस कर देंगे, यहां से इसका इफेक्ट खत्म कर देंगे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, माइनस किया होता है, तो इसको भी हम ऐड बैक करेंगे 50,000 से। सही है जनाब। तो एक आइटम ऐसी थी जो नॉन कैश थी और एक आइटम ऐसी थी विच विल बी प्रेजेंटेड सेपरेटली और डिफरेंटली। दो चीजें, या तो उनको बिल्कुल इसी अमाउंट के साथ किसी और जगह प्रेजेंट किया जाएगा, या उनको किसी डिफरेंट अमाउंट के साथ प्रेजेंट किया जाएगा, उसमें कुछ डिफरेंट वर्किंग्स वगैरह होंगी। सही है जनाब। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास जो आ जाती है आइटम, दैट इज कॉल्ड वर्किंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इसको मैं कह सकता हूं कि दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ये हमारे पास कितना आएगा, 1,90,000 में 25,000 और 50,000 हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 265,000। आगे चलते हैं हम। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में बताएंगे।
अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से कुछ वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऐसी हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले है जी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग था 233 और क्लोजिंग था 219। तो ट्रेड रिसीवेबल में जो चेंज आया है सबसे पहले तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज हुआ है कितने का? 14,000 का। ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके एसेट्स होते हैं, सॉरी आपके एसेट्स होते हैं, 14,000 रुपए का इसमें डिक्रीज है। इन्वेंट्री 1,18,000 की थी, 1,24,000 की आ गई। इंक्रीज आ गया कितने का इन्वेंट्री में? इंक्रीज आ गया जनाब 18 और 6 24,000, यानी कि 6,000 का इंक्रीज आ गया। ट्रेड पेबल्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं 1,02,000 और 1,25,000, यानी कि इसमें भी इंक्रीज आ गया है कितने का? 23,000 का। अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज की तरफ चलते हैं जी। अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज ये आपकी लाइबिलिटी होते हैं, 8,000 थी 5,000 की हो गई, यानी कि डिक्रीज आ गया 3,000 का। अब आगे दो अकाउंट्स है जी, इंटरेस्ट चार्जेस एंड टैक्स पेबल। अब देखिए इससे पहले आपको इंटरेस्ट चार्जेस के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि 50,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट पे किया है। इसका मतलब ये है कि इसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर जब हम लोग ये वाले इस तरह के अकाउंट्स देखते हैं जिनकी और भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो फिर हमें उसमें से कैश फ्लो निकालना है। अगर तो ये अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस ना होते तो मैं सिंपल इंटरेस्ट चार्जेस को नीचे जो तीसरा सेक्शन है उसमें लिख देता जाके, यार ये इसके इतने इंटरेस्ट चार्जेस हैं। लेकिन अब क्योंकि इसका एक अकाउंट भी मौजूद है तो हमें वो भी लिखना होगा। सिमिलरली टैक्स पेबल का अकाउंट भी है, इसको भी लिखना होगा। तो टैक्स पेबल के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये वाली वर्किंग भी देखेंगे कि इसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है जनाब, ओके। तो अब हम एक एक करके इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात करते हैं जो कि इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा है। ध्यान से देख लीजिएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट और टैक्स का अकाउंट बनाना होगा अगर उसके ओपनिंग और क्लोजिंग है। तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं दिखाएंगे। तो सबसे पहले है जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में चेंजेस क्या आई हैं? ये डिक्रीज हुआ है 14,000 से। अब ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैश। इसका डिक्रीज हमारे कैश के लिए इंक्रीज होगा, तो हम ऐड करेंगे जी 14,000 इसमें। ये रूल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जनाब जो एसेट के अंदर इंक्रीज है उसका मतलब यह है कि कैश में डिक्रीज है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो एसेट और कैश का आपस में कैश फ्लोज के हवाले से जो रिलेशनशिप है वो ये है कि एक का इंक्रीज कैश का डिक्रीज का बाइस बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ है जी 6,000 का, तो इन्वेंट्री एसेट है, इनवर्स रिलेशनशिप होगा 6,000 से कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा, हमें माइनस करना होगा। देन ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है, वेरी गुड। हम एसेट को भी इंक्रीज करेंगे, 23,000 का इंक्रीज आएगा इसमें। अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज लाइबिलिटी है, डिक्रीज हो रहा है, तो अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज हमारा जो आइटम है इसको हम लोग माइनस करेंगे 3,000। तो जनाब ये हमारी सारी की सारी जो चेंजेस है वो आ गई हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो हमारे पास एंड पे आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या कैसे करेंगे? हम 265 में ये ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी जनाब? 293,000। ओके, हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब हमारे पास दो आइटम्स रह गई हैं, अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस हैं और टैक्स पेबल्स हैं। तो हम इन दोनों के अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले देखें जरा अक्रूड इंटरेस्ट चार्ज की अगर हम बात करें तो इसका ओपनिंग आएगा लाइबिलिटी साइड पे। अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस का ओपनिंग है जनाब 30,000। इसका क्लोजिंग आएगा दूसरी साइड पे, इसका क्लोजिंग है जनाब 45,000। ठीक है जी, ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 45,000। ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस हमने कितना पे किया है इंटरेस्ट चार्जेस की मद में? 50,000। देखें एक्सपेंस फॉर द ईयर कैसे होगा? एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। हम एक्सपेंस में लिखेंगे 50,000
तो हमारे पास कैश पेड यहाँ पे आएगा डेबिट साइड पे, जो कि हमारे कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, और ये कितना बन रहा है जी 35,000। तो 35,000 इज एक्चुअली द कैश पेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो हम कहेंगे इंटरेस्ट पेड दैट इज इक्वल टू 35,000। ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि ये अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस की लाइन आइटम यहाँ पर ना होती, तो फिर जितना यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा था वो सारा का सारा हम यहाँ पे लिख देते। हम कहते हैं कि ये 35,000 नहीं है, ये 50,000 है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट चार्जेस की अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस का अकाउंट हमारे पास आ रहा था, इसलिए फिर हमें अक्रूड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंस के हिसाब से हमें पेमेंट निकालनी थी। अगर तो अक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंट ना आ रहा होता तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब है जितना एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया है वो सारा का सारा पे किया हुआ है, तो इंटरेस्ट पेड हम यहां से इस तरह से माइनस कर लेते। सिमिलरली वी विल गो फॉर द टैक्स पेड, कितना हम लोगों ने टैक्स पे किया है। तो टैक्स पे का अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ पे टैक्स का अकाउंट बनाएंगे जी। ओपनिंग आपका टैक्स पेबल जो है दैट वाज 52,000, क्लोजिंग आपका जो टैक्स पेबल है दैट वाज 43,000। ठीक है जी। इसके अलावा आपने इस साल का एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टैक्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, वो आप देखें यहाँ पे आपने 40,000 पे लिखा हुआ है, तो ये 40,000 रुपए आप यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ से आपका कैश पेमेंट निकलेगी जो कि आपने की हुई है दैट इज 49,000। तो हमारे पास टोटल जो है ये अकाउंट इस तरीके से 82,000 पे टैली हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहां से ये आइडेंटिफाई किया है कि जो टैक्स हमने पे किया है टैक्स पेड दैट इज इक्वल टू 49,000। तो इस तरीके से हमारे पास एंड पे जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आई हैं CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट आर 209,000 right? So this was the statement of cash flows from operating activities। तीन चीजें करनी है जी। पहली चीज नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना है। दूसरी चीज वो आइटम्स जो किसी और जगह पे प्रेजेंट होंगे उनको एडजस्ट करना है। तीसरी चीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करना है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कैश और कैश इक्विवेलेंट एडजस्ट नहीं होंगे, और वो आइटम्स जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग है वो सीधे सीधे एडजस्ट नहीं होंगे, उसमें से हमें वर्किंग करके देखना होगा कि क्या चल रहा है। सही है। तो अभी तक हमें किन किन चीजों की वर्किंग्स करनी पड़ेंगी अगर वो अकाउंट्स में आएंगे। हमें वर्किंग करनी होगी अक्रूड इंटरेस्ट वगैरह की अगर उसके अकाउंट्स है, टैक्स पेबल्स अगर उसके अकाउंट्स है। अच्छा, ये इंटरेस्ट और टैक्स ये जरूरी चीजें हैं। सही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर वेजेस एंड सैलरीज का भी तो अकाउंट है और वेजेस एंड सैलरीज भी तो अलग से प्रेजेंट की गई हैं, तो वेजेस एंड सैलरीज आर प्योर एक्सपेंस, इनका प्रेजेंटेशन के एस्पेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह से हमने इंटरेस्ट का किया है उसी तरह से हम वेजेस एंड सैलरीज का भी कर सकते हैं, यानी कि यहां से हम वेजेस एंड सैलरीज ना लिखें। सही है। और हम लोग यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज पेड के नाम से अकाउंट बना लें, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर फिर भी वही आएगा। जैसे अभी हमने इंटरेस्ट की वर्किंग की है उसी तरह से हम वेजेस एंड सैलरीज की वर्किंग भी कर सकते हैं कि अक्रूड का ओपनिंग और क्लोजिंग निकालें और उसके दरमियान से एडजस्ट करें। लेकिन 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 उसमें उसमें फायदा कोई नहीं है। फायदा जिन चीजों का है वो है इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट को जो हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अलग से दिखा रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। सही है जी। इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट आइटम होता है टू आइडेंटिफाई कि बिजनेस ने क्या परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, उसने पैसे कहां से लेकर आए। इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है ताकि उसे पता चले कि यार ये जो बिजनेस है ये पैसे इसके पास आ कहां से रहे। अगर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो फाइनेंस ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनको परेशान होना चाहिए कि यार बिजनेस तो अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं है, बिजनेस तो दूसरों से पैसे लेकर काम चला रहा है, और वो जो दूसरों से पैसे लेकर काम चला रहा है उसका उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन करके दिखाया जाता है। सही है। और टैक्सेशन के हवाले से ये है कि टैक्सेशन में भी प्रैक्टिकली IAS 12 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट्स आती हैं, और डेफर्ड टैक्स की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको
काफी तंग करती हैं, इसलिए आप इसमें टैक्सेशन का अकाउंट अलग से बनाते हैं। बहरहाल अगर किसी और एक्सपेंस का की एडजस्टमेंट है तो फिर आपको उस एक्सपेंस को वहां से एडजस्ट करना होगा। हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो सैलरीज है, वेजेस एंड सैलरीज, वो यहाँ से एडजस्टमेंट्स में से माइनस कर देंगे और फिर उसके बाद उसका अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे उसका वेजेस पेएबल लिखेंगे, तो वो एक ही बात हो जाएगी, आंसर अभी भी आपका 209,000 ही आएगा, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। अब अगर आपको पूरा सवाल मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई कैश फ्लोज बनाएं, तो आप उसकी पूरी कैश फ्लोज बना सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों मेथड्स पता चल गए, तीनों पोर्शंस इसके पता चल गए। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम लोग इकट्ठी करते हैं, ओपनिंग कैश में ऐड करते हैं तो हमारा क्लोजिंग कैश बन जाता है। फिर हम लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर देखा क्या क्या है, फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर देखा क्या क्या है, और अब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर भी देख लिया है कि क्या क्या है। सबसे ज्यादा जो मेथड यूज होता है वो इनडायरेक्ट मेथड ही है, और इसके क्वेश्चंस भी आपको पास पेपर में ज्यादा मिलेंगे। डायरेक्ट मेथड के भी सवाल आते हैं और वो भी हम लोग करेंगे।